हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हमने जाना था सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर, उसके बाद फ्लक्स के बारे में, कोरोसिव फ्लक्स, नॉन कोरोसिव फ्लक्स तक हमने चर्चा की थी। आइए इस वीडियो में हम उससे आगे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने सोल्डरिंग के बारे में चर्चा की थी, सॉफ्ट सोल्डर के बारे में, तो सोल्डरिंग करने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सोल्डरिंग आयरन के बारे में, सोल्डरिंग मेथड के बारे में और फिर ब्रेजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम में पूछा जाता है सोल्डरिंग आयरन से, सोल्डरिंग आयरन की जो बिट बनी होती है किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसकी बिट प्रायः कॉपर की बनाई जाती है, क्योंकि कॉपर में ऊष्मा का स्थानांतरण या विद्युत का स्थानांतरण बहुत आसानी से होता है, तो इसकी बिट कॉपर की बनाई जाती है। बेसिकली सोल्डरिंग आयरन होता क्या है, तो सोल्डरिंग करने के लिए जो हम फ्लक्स लगाते हैं उसको पिघलाने के लिए जो हमारा छड़ प्रयोग किया जाता है वही कहलाता है सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, एक बेसिकली इसमें शैंक, बॉडी और टिप तीन पार्ट होते हैं, हैंडल होती है। तो इससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है टिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो इसकी टिप प्रायः कॉपर की बनाई जाती है। ठीक, ये यूज के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्लेन सोल्डरिंग आयरन, हैचेट सोल्डरिंग आयरन, गैस कार्टाइज टाइप, फिर इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग आयरन। तो यूज के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके बारे में ज्यादा डीप न चर्चा करते हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारी आती है सोल्डरिंग प्रोसेस, कि सोल्डरिंग को लगाने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले हमें जिस पार्ट को सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ना है या उस पर जोड़ लगाना है, सबसे पहले उस पार्ट को हम क्या करते हैं, सही से साफ करते हैं। मतलब जो भी उसमें धूल है या जंग है, ग्रीस तेल जो भी लगा हुआ है उसे साफ करते हैं। साफ करने के बाद उसे हम क्या करते हैं, जो हमारी बिट होती है, सोल्डरिंग आयरन की बिट होती है, उसको हम गर्म करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हो गया साफ करना। या फिर कभी कभी उस पर जब जंग वगैरह लगा होता है तो हम क्या करते हैं, उसे एसिड में डुबोकर उसकी पिकलिंग करते हैं, उससे भी जंग वगैरह को साफ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बिट होती है बिट को गर्म करते हैं। बिट को गर्म करते समय हमें ध्यान रखना है कि उसके एज को डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर नहीं रखना है, उसके सैंक वाले पार्ट को हमें गर्म करना होता है बिट के। अगर हम एज को डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रख देंगे तो एज क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने साफ कर लिया जोड़ को जिसे हमें लगाना है, सोल्डरिंग करना है। इसके बाद हम बिट को गर्म कर लेते हैं। अब बिट को गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उस बिट को हम नौसादर के ऊपर रगड़ते हैं। कब तक रगड़ते हैं, जब तक कि उसमें से सफेद धुआं नहीं निकलने लगता है। तो नौसादर पर बिट को हम रगड़ते हैं। इसके बाद फिर उस बिट पर लाकर सोल्डर, जो भी सोल्डर है जो प्रयोग करने वाले उस सोल्डर को बिट के ऊपर एक पतली परत के रूप में रगड़कर चढ़ा देते हैं। ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, टिनिंग कहलाती है। तो कह सकते हैं कि जो गर्म टिप है उस पर टिन की या सोल्डर की परत लगाना ही क्या कहलाता है, टिनिंग कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है फिर टैकिंग करने के लिए। मान लीजिए कोई हम ऐसा पार्ट जोड़ रहे हैं, ऐसा जोड़ है जो कि काफी लंबा है, तो उसे जोड़ते समय क्या हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है। हमने जिस पोजीशन में रखी है उससे वो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे बीच बीच में टाँके लगा देते हैं शोल्डर के। तो इसी प्रक्रिया को टैकिंग कहते हैं। टैकिंग करने से क्या होता है, जो भी पार्ट्स होते हैं वो अलाइनमेंट में, मतलब अपने पोजीशन में बने रहते हैं। टैकिंग करने के लिए सबसे पहले हम उसको सेंटर में टैकिंग करते हैं, जहां पर भी हमारा बीच में होता है उसमें टैकिंग करते हैं सेंटर पर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो एज होता है किनारों पर होता है वहां पर टैकिंग की जाती है। सबसे पहले सेंटर पर टैकिंग करेंगे, उसके बाद में एज पर, किनारों पर टैकिंग करते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर। टैकिंग करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो भी जोड़ होता है उसमें फ्लक्स की पतली परत लगा देते हैं, जिससे कि सोल्डर हमारा आसानी से पिघल सके और सोल्डरिंग करते समय जो ऑक्सीडेशन वगैरह है उससे भी, जंग से भी उसको बचा सके। फ्लक्स लगाने के बाद हम उसके आंतरिक और बाह्य सतह पर क्या करते हैं, फ्लक्स लगा दिए, फिर उसको हम लकड़ी के ब्लॉक पर या भी जो भी सुटेबल स्थान है वहां पर रख करके, कभी कभी क्या होता है जो जोड़ काफी कठिन होते हैं उसको हम फाइल द्वारा बेबल भी कर लेते हैं। या फिर अगर आसान जोड़ है तो उसे लकड़ी के ब्लॉक पर 45 डिग्री के एंगल पर हम रख करके फिर उसकी सोल्डरिंग करते हैं। तो यह पूरी सोल्डरिंग की प्रोसेस पूछी जाती है किस सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले हम एसिड में पिकलिंग करते हैं। पिकलिंग का मतलब हो गया उस पर धूल
या फिर जंग वगैरह जो भी लगा उसको छुड़ाना। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके सोल्डरिंग आयरन की जो टिप होती है, बिट होती है, उसको गर्म किया जाता है। गर्म करते समय ध्यान क्या रखना है, बिट को डायरेक्टली फ्लेम पर नहीं रखना, उसके एज को। गर्म करने के बाद क्या करते हैं, फिर हम टिनिंग करते हैं। इसमें जो भी टिप होती है उसको नौशादा पे रगड़ कर फिर उस पर सोल्डर की या फिर टिन की पतली परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है टैकिंग करना, मतलब बीच बीच में टाँकों के द्वारा उसे जोड़ना जिससे कि डिस्टॉर्शन ना हो। और फिर जो हमारी लास्ट प्रोसेस होती है वो होती है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब उसकी बाहरी और आंतरिक सतह पर फ्लक्स लगाकर सोल्डरिंग की क्रिया करना। तो इस सीक्वेंस में पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सोल्डरिंग के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ब्रेजिंग पर, जिसे हम हार्ड सोल्डरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी कभी हमें दो एक समान धातुएं हो या अलग अलग धातुएं हो, उन पर हमें हार्ड सोल्डर के द्वारा उनको जोड़ना होता है, उस पर काफी अच्छा जोड़ लगाना होता है जो कि काफी ऊंचे तापमान पर जाकर खुले। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं, या फिर इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, हार्ड सोल्डरिंग के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, जैसे हमारा सॉफ्ट सोल्डर था, लेड और टिन का मिक्सचर था, मिश्रण था, ये किसका होता है, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। अब इसमें पूछा जाता है यदि इसमें कॉपर की मात्रा बढ़ाई जाए तो क्या होता है, तो कॉपर की मात्रा से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है वो बढ़ता जाता है। और अगर इसमें जिंक की मात्रा बढ़ाई जाए तो जिंक की मात्रा बढ़ाने से इसका जो गलनांक है वो क्या होता है, घटता है। तो जो स्पेल्टर है या फिर जो ब्रेजिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स है, उसमें कॉपर की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो गलनांक बढ़ेगा, और ये जिंक की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो गलनांक घटेगा। ये बेसिकली वहां प्रयोग किया जाता है जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। बेसिकली 360 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 650 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कभी कभी यह भी लिखा मिलता है कि ऐसी धातुएं जिनका गलनांक 700 डिग्री सेल्सियस के नीचे है उन्हें हम ब्रेजिंग के द्वारा नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो आसानी से क्या होती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। तो इससे बेसिकली जो ताप होता है इसमें ब्रेजिंग के लिए 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखा जाता है। और इसके विपरीत जो सॉफ्ट सोल्डरिंग थे उसमें 450 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा जाता था, 96 से लेकर के 255 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक। और ये कभी कभी पूछा जाता है ब्रेजिंग किस प्रकार का फास्टनर है, तो ये परमानेंट फास्टनर है। जो आपका बेल्डिंग आता है और ब्रेजिंग आता है, ये दोनों परमानेंट फास्टनर, अस्थाई फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। इसको अगर हम अलग करते हैं तो हमारा जॉब भी खराब हो जाता है और जो हमारा फास्टनर है वो भी खराब हो जाता है, कोई शेप नहीं बचता है। तो एक अस्थाई फास्टनर के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है कोई भी जो कटिंग टूल्स हैं उस पर हम कार्बाइड की टिप वगैरह लगाते हैं, तो ब्रेजिंग के द्वारा ही कार्बाइड टिप ब्रेज की जाती है, उस पर लगाई जाती है। इसके बाद जो पाइप फिटिंग्स होती हैं जैसे नल वगैरह हो गया, उसमें भी जोड़ने के लिए हम ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। जो रेडिएटर वगैरह के जोड़ लगाए जाते हैं उसमें भी हम ब्रेजिंग के द्वारा ही वो जोड़ लगाते हैं। ठीक। बेसिकली आपको ध्यान रखना कि कार्बाइड की टिप कैसे जुड़ी होती है कटिंग टूल पर, तो ब्रेजिंग के द्वारा ही जुड़ी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रेजिंग के लिए आपके दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं फ्लक्स, इसमें एक होता है स्पेल्टर, एक होता है सिल्वर सोल्डर। इसको भी देख लेते हैं। तो स्पेल्टर क्या है, बेसिकली ब्रेजिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सोल्डर है, जिसे हम हार्ड सोल्डर के नाम से जानते हैं या फिर स्पेल्टर के नाम से जानते हैं। मिक्सचर की क्या होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कोई कॉपर, ब्रास, आयरन या स्टील, इन सब पार्टों को हमें जोड़ना है, इस पर जोड़ लगाना है, तो प्रयोग किया जाता है स्पेल्टर का। सबसे अच्छा अगर स्पेल्टर की बात की जाए तो उसमें कॉपर की मात्रा 2/3% और जिंक की मात्रा 1/3% कह सकते हैं। 66% कॉपर और 33 या 34% अगर जिंक की मात्रा है, तो जो स्पेल्टर होगा सबसे अच्छा स्पेल्टर होता है, उसके जो जोड़ की सामर्थ्य होती है बहुत अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर का काफी बार कंपोजिशन पूछा गया, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें हम 5 भाग जो होता है तांबा होता है, 3 भाग जिंक और 2 भाग क्या होता है, चांदी होता है। अगर ये भाग ना देके परसेंटेज में पूछा जाए तो 50% तांबा हो गया, 30% जिंक हो गया और 20% चांदी हो गया। इससे मिलकर क्या बनता है, सिल्वर सोल्डर बनता है। सिल्वर सोल्डर का प्रयोग बेसिकली कहाँ करते हैं, जो सोनार वगैरह होते हैं, सोने के या चांदी के आपके जब आभूषण वगैरह बनाते हैं तो उसको जोड़ने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग करते हैं। इसमें हम इसको प्रयोग करते समय
फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो बोरस जिसे हम सुहागा के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है। और इसमें ऊष्मा देने के लिए, ताप देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एक ब्लो पाइप आती है, हम ब्लो पाइप का प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग करते समय। सोल्डरिंग जो सिल्वर सोल्डर होता है वहां पर जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो ऊष्मा देने के लिए ब्लो पाइप का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो बेसिकली सुनारों के द्वारा सोने और चांदी के आभूषण बनाते समय प्रयोग किया जाता है सिल्वर सोल्डर। अब ब्रेजिंग कई प्रकार से की जाती है, ब्रेजिंग के कई सारे मेथड होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है फ्लेम या फिर टॉर्च ब्रेजिंग। ये सबसे साधारण ब्रेजिंग की विधि होती है। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा जोड़े जाने वाला पार्ट है, एक चीज ध्यान रखना है, जब हम सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, पार्ट को गर्म नहीं करते हैं, हम उस टिप को, बिट को गर्म करते हैं, आयरन बिट को, जिसके द्वारा हमें ब्रेजिंग करनी होती है, सॉरी सोल्डरिंग करनी होती है। और ब्रेजिंग में क्या किया जाता है, यहाँ पर जो हमारा पार्ट होता है जिसको हमें ब्रेजिंग करनी होती है, जोड़ लगाना होता है, उसको गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जोड़े जाने वाले पार्ट को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, हम ऑक्सी एसिटिलीन या कह सकते हैं न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा पार्ट को गर्म किया जाता है। इसके बाद पूरक क्षण फिलर रॉड के द्वारा मेटल को पिघलाकर जोड़ को भर दिया जाता है। नेक्स्ट आती है टिप ब्रेजिंग। इसमें क्या होता है, जो भी सोल्डर होता है उसको हम एक केमिकल बात के रूप में उसको पिघलाकर उसका एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, बात बना लेते हैं, और उसमें पार्ट को डुबो कर गर्म किया जाता है। ये जो बेसिकली होता है वो कठिन जोड़ लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है डिप ब्रेजिंग का। नेक्स्ट आती है इंडक्शन ब्रेजिंग। इंडक्शन ब्रेजिंग में हम क्या करते हैं, एक हमारी क्वाइल्स होती है जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी की करंट पास करके जोड़े जाने वाले पार्टों को गर्म करते हैं, उसके गलनांक पॉइंट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट के द्वारा कॉपर कॉइल के द्वारा अगर गर्म किया जाता है तो किसमें आएगा, इंडक्शन ब्रेजिंग के अंतर्गत आएगा। और नेक्स्ट जो आपकी आती है सिल्वर ब्रेजिंग आती है। अगर हम सिल्वर सोल्डर का प्रयोग कर कर ब्रेजिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं तो क्या कहलाती है, सिल्वर ब्रेजिंग कहलाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका आता है इसमें टाइप्स ऑफ सोल्डर, कि जो सोल्डर होते हैं उनका कंपोजिशन एग्जाम में पूछा जाता है, किस सोल्डर में कितना परसेंट क्या होता है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है जो ब्रेजिंग सोल्डर है या फिर जिसे हम स्पेल्टर के नाम से जानते हैं, तो स्पेल्टर का कंपोजिशन कितना होता है, तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था 2/3 भाग कॉपर, 1/3 भाग जिंक। परसेंटेज में लिख दिया जाए तो लगभग 65% तक क्या होता है, कॉपर होता है, और 35% तक जिंक की मात्रा पाई जाती है। किसमें, ब्रेजिंग स्पेल्टर 65% कॉपर, 35% जिंक। नेक्स्ट आता है ब्लो पाइप सोल्डर। ब्लो पाइप सोल्डर में टिन की मात्रा 40%, लेड की मात्रा 59.6% और एंटीमनी की थोड़ी बहुत मात्रा 0.4% पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीमनी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है गलनांक को बढ़ाने के लिए। इसके विपरीत जो बिस्मथ होता था उसका प्रयोग किया जाता था गलनांक को घटाने के लिए, तो भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पूछा जाता है टिनमैन्स सोल्डर। टिनमैन्स सोल्डर में क्या होता है बेसिकली, तो टिन की मात्रा 60% पाई जाती है, लेड की मात्रा 39.5% पाई जाती है, और गलनांक को बढ़ाने के लिए इसमें 0.5% एंटीमनी भी मिला दिया जाता है। तो यह टिन मैन सोल्डर टिन 60%, लेड 39.5%, एंटीमनी 0.5%। नेक्स्ट है सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर में सिल्वर की मात्रा लगभग 42 से लेकर के 44% तक पाई जाती है, कॉपर की मात्रा 36 से 38% तक, और जिंक की मात्रा 18.5 से 20.5% पाई जाती है। कितना, सिल्वर हो गया 42 से 44, कॉपर 36 से 38, जिंक 18.5 से 20.5। कभी कभी इसमें हम कैडमियम को भी मिला देते हैं, तो यदि ऑप्शन में कैडमियम भी दिया गया है तो भी आपका सही हो सकता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। काफी बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रीशियन सोल्डर का कंपोजिशन क्या होता है, तो इसमें टिन की मात्रा 65%, लेड की मात्रा 34.4% और एंटीमनी की मात्रा 0.67% होता है। तो बेसिकली कुछ प्रमुख सोल्डर हैं जिसका हम प्रयोग बेसिकली करते हैं। कई बार एग्जाम में इसके कंपोजिशन पूछेंगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऐसा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं वहां पर अपने क्वेश्चंस को।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।